हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एआई की वीडियोस कवर कर रहे थे। तो आज की हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं टूल्स इन एआई कि एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एआई के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग रन करने के लिए, या एआई के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिन सबसे मिलकर हमारा एआई बनता है। चाहे मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, चाहे मैं कुछ अलग अलग फ्रेमवर्क्स की बात करूँ, लाइब्रेरीज की बात करूँ, क्या क्या चीज़ें हमारी एआई के अंदर कवर होती हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं एआई के अंदर वो आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि कौन आज के टाइम में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारी जो अवेलेबल हैं। तो हमें ये देखना है कि एआई के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम अपने मॉडल्स को रन कर सकते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अब तक पढ़ा है, हम लोगों ने ये देखा है नॉर्मली कि अगर हमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के कोड्स को रन करना होता है तो हमें पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, पाइथन के अंदर जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि टेंसर फ्लो होता है, पाइटॉर्च होता है, या फिर SCI KIT लर्न जिसके थ्रू हम अपने ग्राफ्स वगैरह पे काम कर पाते हैं। ठीक है, SK लर्न लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये पाइथन हमारी बिल्कुल बेसिक है, सबसे इजी मानी जाती है कि हाँ इसके अंदर हम बहुत इजीली वेरिएबल्स बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें न्यूरल नेटवर्क्स का कोड करना होता है, हम बहुत ही इजीली टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, बहुत नमपाई, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अलग अलग तरीके की बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं पाइथन के अंदर। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूं, डेट इज आर लैंग्वेज आपने सुनी होगी। बेसिकली एआई के अंदर आर लैंग्वेज का रोल क्या है, जब भी हमें स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करना होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन की बात जब भी आती है, जब भी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग बेसिकली है ही वो कि मशीन लर्निंग क्या है, हमारा एआई का सब पार्ट है जिसकी मदद से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं जो भी हमें डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हाँ फ्यूचर पर्पसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एआई के अंदर, डेट इज़ जावा, C++, जूलिया, या फिर आपने मैट लैब पढ़ा होगा। मैट लैब बेसिकली, मैट लैब से क्या होता है, हम बहुत ही इजीली अपनी जो हमें रिसर्च वगैरह के लिए कोडिंग करनी होती है, रिसर्च पेपर राइटिंग वगैरह के लिए, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपने मैट लैब का। इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं, हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके मतलब इन शॉर्ट काम करना होता है। तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जावा हो गया, C++ जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए फेमस है। तो ये कुछ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका हम एआई के अंदर यूज़ करते हैं। एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ सिर्फ पाइथन आनी चाहिए। एआई का मतलब है आपको मशीन लर्निंग के अंदर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है या और भी काम करने हैं, उसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस भी होती हैं। मेन हाँ पाइथन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टूल की जिसके अंदर हमारा आता है फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। मीन्स कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो सबसे पहला आया हमारे अंदर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, अगेन मशीन लर्निंग क्या है, हमारा एआई का ही सबसेट है जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि XGBoost, लाइट, GBM हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसे करके बहुत सारी एल्गोरिथम, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं मशीन लर्निंग के, जिनका मेन काम क्या होता है, रिग्रेशन परफॉर्म करना, क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना, क्लस्टरिंग परफॉर्म करना। तो ये सारे काम होते हैं हमारे मशीन लर्निंग के अंदर। नॉर्मली फिर वही वाली बात, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हम पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि ये SK लर्न लाइब्रेरी हो गई, ये सारे हमारे मॉडल्स हो गए। दूसरा फ्रेमवर्क हुआ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं, टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, केरास हो गया। केरास के अंदर से हम सारे मॉडल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जितने भी हमारे डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं वो हमारी केरास लाइब्रेरी में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हम केरास से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बेसिकली NLP की मदद से हमने देखा था कि कैसे हमारा मॉडल किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर पाता है, ह्यूमन के लैंग्वेजेस को समझना और लैंग्वेज बोलकर ही अपने आप को इंटरेक्ट करना ह्यूमन के साथ, वो हमारा पॉसिबल होता है NLP से। NLP के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, आपने सुना होगा हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। हम कोई भी काम करते हैं हगिंग फेस से ये कर लिया, हगिंग फेस से वो कर लिया। ठीक है, एक आपने ओपन NLP
NLP भी एप्लीकेशन सुनी होगी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर सुना होगा जिसकी मदद से हम NLP के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर आपने मेन सुना होगा, एक तो ये ओपन सीवी बहुत सुना होगा, एक योलो बहुत सुना होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग अपने आप में फ्रेमवर्क्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। मीन्स जितने भी हमें सेगमेंटेशन वगैरह के टास्क करने होते हैं वो बेसिकली हम इन ओपन सीवी इन योलो की मदद से कर पाते हैं। तो दूसरा टूल हमारा ये हो गया फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। थर्ड टूल इज डेटा एंड विजुअलाइजेशन टूल्स। मीन जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, चाहे हमारा वो CSV फॉर्मेट में हो, इमेज फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करा रहे हैं, ठीक है, हम उसे विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं या हम डेटा को हैंडल कैसे कर रहे हैं। CSV डेटा सेट के लिए आपने सुना होगा पांडाज लाइब्रेरी होती है, नमपाई लाइब्रेरी होती है, हम इन्हें इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, इम्पोर्ट नमपाई एज NP। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करा पाते हैं। ये आपने देखा होगा, आप लिखते हो कि अगर हमें एक टेबुलर डेटा दे रखा है और हमें से 5 रोज प्रिंट करानी है, या शुरू की 10 रोज प्रिंट करानी है, या लास्ट की 10 रोज प्रिंट करानी है, या उसको आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिखाना है, तो वो हम इन्हीं लाइब्रेरीज की मदद से करते हैं। ठीक है, जब हमें इस तरीके से काम करना होता है। विजुअलाइजेशन के लिए जिन लाइब्रेरीज का हम यूज करते हैं वो है हमारी मैटप्लॉटलिब। इसे भी इंपोर्ट करा जाता है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एस ML। मैटप्लॉटलिब के लिए हम यूज करते हैं पाइप्लॉट। प्लॉट ये आपका अलग होता है। सीबॉर्न एक लाइब्रेरी होती है जिससे कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अपने को प्रिंट करते हो। ठीक है, एक टैबल्यू होता है, एक पावर BI होता है। ये सारे वो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो आपका ये अपने आप में एक टूल है AI के अंदर। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की जब आप कोडिंग करते हो तो ये सबसे ज़्यादा काम आता है कि हाँ भाई जो डेटा है हम उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं और डेटा को विजुअलाइज कैसे करा रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT करके जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट टूल आता है आपका बिग डेटा एंड क्लाउड AI प्लेटफॉर्म्स। देखो, आज के टाइम में क्या है, हमें लार्ज स्केल पे डेटा प्री प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, मीन्स डेटा को हम पहले अप्रोप्रिएट बनाते हैं। जब हमारा डेटा अप्रोप्रिएट बन जाता है तब जाके हम क्या करते हैं, डेटा को लेकर मॉडल अपना ट्रेन कराते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए जिन टूल्स का आज के टाइम में यूज करा जा रहा है वो है हमारा हडूप, स्पार्क या फिर अपाचे के सॉफ्टवेयर आज के टाइम में अवेलेबल है। क्लाउड AI का मतलब है आज के टाइम में भी मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चाहिए। हम चाहते हैं हमने कहीं एक बार सेव कर दिया वो गायब ना हो जाए। तो आज के टाइम में क्या है, AI प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि गूगल का AI प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, AWS का अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर AI अवेलेबल है, IBM का वॉटसन अवेलेबल है। ऐसे करके बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन पूरा मैनेज करते हैं, अपने डेटा को वहीं पे स्टोर कर देते हैं। हमें ऑफलाइन मोड में स्टोर करने की नीड नहीं होती है, मैनेज करने की नीड नहीं होती। ठीक है, एंड लास्ट अगर हम टूल की बात करते हैं अपने AI के अंदर, वो आता है हमारा डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। मीन्स हमें कोई भी मॉडल डेवलप करना है कि उसे डिप्लॉय करना है तो उस सब के लिए तो हमारा होता है एक MLOPs। ठीक है, जैसे कि ML फ्लो, क्यूबर फ्लो, DVC आपने पढ़ा होगा, DVC ड्राइवर्स वगैरह चलते हैं। वर्जन कंट्रोल, जब भी आप कोई कोड लिखते हो, रन करते हो, वो सक्सेसफुली रन हो जाता है, हम उसे गिटहब वगैरह पे पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, गिट पे अपना एक या तो प्राइवेट फोल्डर या पब्लिक फोल्डर बना देते हैं। अगर हम चाहते हैं सब उसे एक्सेस कर पाए तो हम उसे पब्लिक कर देते हैं अपने फोल्डर्स फाइल्स को। हम चाहते हैं वो सिर्फ हम तक रहे तो हम उन्हें प्राइवेट करके छोड़ देते हैं। एंड वहाँ पे हमने एक बार डाल दिया तो वो हमेशा रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो हम अपने उसके डेटा के वर्जन्स भी वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। मीन्स मैंने एक ही चीज पे अलग अलग वर्जन्स में काम करा है तो जितने अलग अलग मैं मॉडिफिकेशंस करूंगी मैं उतने वर्जन्स बनाकर अपने गिटहब पे रख पाऊंगी। ठीक है, डिप्लॉयमेंट, जब भी हम कोई डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने लेवल पे तो उसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि डॉकर हो गया। ठीक है, टेंजर RT आपने सुना होगा, ONNX सुना होगा। मीन्स जब भी हमें अपने कोड को, मॉडल्स को डिप्लॉय करना होता है तो ये उसके लिए कुछ हमें प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करे गए हैं कंपनीज की तरफ से, जिनके थ्रू हम अपने काम को डिप्लॉय करके देख सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे कुछ AI के टूल्स
जिसमें हमने डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन का पढ़ा, अलग अलग फ्रेमवर्क्स पढ़े, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, क्लाउड के एआई प्लेटफॉर्म्स पढ़े, ठीक है, डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स देखे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बेसिक बेसिक सारी चीज़ें पढ़ी कि हाँ भाई विजुअलाइजेशन के लिए क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे काम होता है, वर्जन कंट्रोल के लिए क्या काम होता है। तो ये था हमारा एक बेसिक टूल्स, बेसिक टॉपिक जिसे हम कहते हैं टूल्स इन एआई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।